हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम्स का सीजन शुरू हो गया है और सबसे पहले एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस बार एसबीआई पीओ ने दो तीन बहुत बड़े चेंजेस करे हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाली अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर काफ़ी कम वैकेंसी आई थी, उससे पहले भी कम आई थी, मतलब हंड्रेड्स में वैकेंसी आई थी, 500 700 वैकेंसीज देखने को मिल रही थी। बट इस साल 1500 वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन पूरी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको कैसे क्या-क्या देखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है अपना फॉर्म फिलिंग करने से पहले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक एंड चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आप देखेंगे तो आपको पीडीएफ ये मिल जाएगी आपको एसबीआई पीओ के वेबसाइट पे। एंड ये जो नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लोगों के दिमाग में कि वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। तो एसबीआई पीओ की वैकेंसीज़ आपकी टोटल आई हैं 1500। 1500 वैकेंसीज़, 1500 एक बहुत बड़ा नंबर है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को अगर हम देखते हुए चलेंगे तो एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट रहा था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज़ वैकेंसीज़ बहुत कम थी, पैटर्न चेंज हुआ था और भी बहुत कुछ। बट इस साल अगर आप देखेंगे तो आपको वैकेंसीज़ एक बहुत अच्छे नंबर पे दिख रही है। देन हम नहीं चलते हैं, कैटेगरी वाइज ये स्प्लिट अप आपको दिख रहा है। आपको मेन अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, आपको ये नहीं देखना कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितना सिलेक्शन के चांसेस हैं, नहीं है। एक बहुत बेस्ट एग्जाम है इस फाइनेंशियल ईयर का जो कि स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अब यहीं से स्टार्ट होंगे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, देन आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लरिकल, आरआरपीओ, आरबीआई क्लरिकल, अदर आरबीआई असिस्टेंट जो कि होके निकला चुका है अभी, और अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो ये सब चीज़ अब स्टार्ट हो गए हैं। आपका जून स्टार्ट हो गया है, नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, अब आपके एग्जाम यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देन अगर हम देखें कि टेंटेटिव डेट्स क्या आ रही हैं, अब टेंटेटिव डेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी 18 जून, यानी कि आज ही शाम को नोटिफिकेशन आया है। तो आज से ही फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट है एंड लास्ट डेट कब तक है? 8 ऑफ जुलाई 2026। इस चीज़ का ध्यान रखिए, 8 ऑफ जुलाई से पहले-पहले आप फॉर्म फिलिंग कर लें। द रीज़न बीइंग, कई सारे एग्ज़ाम्स आपको एक्सटेंडेड डेट्स दे देते हैं, आपको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंशन कर देते हैं। बाद में जब वो देखते हैं कम फॉर्म फिलिंग हुई है, वो 1 हफ्ते के लिए और विंडो ओपन कर देते हैं। बट इस चीज़ के चक्कर में ना पड़िए और ना ही ये सोचिएगा कि एसबीआई कर देती है। एसबीआई यूजुअली, ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया, एसबीआई करती है। तो अपना फॉर्म फिलिंग टाइमली कर दीजिए और जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलिंग करते हो उतना अंदर आपके अंदर से मोटिवेशन आता, सॉरी, आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि मेरे को अब पढ़ाई करनी है, मैंने एग्जाम का फॉर्म फिलिंग कर दिया है और मेरे को अब उसके लिए आगे प्रिपरेशन करनी है। तो और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। एंड देन आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट भी आपकी वही सेम टाइम पीरियड के लिए लिखा हुआ है। देन आपका जो कॉल लेटर है वो सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक आपका इश्यू हो जाएगा। जैसे ही आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी विंडो क्लोज होगी, 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर आपका जो प्रिलिमिनरी कॉल लेटर है वो आ जाएगा एंड अगस्त 2026 में आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होंगे। डेट्स आपको इसमें नहीं फाइनल करी गई है, बट आपका अगस्त फर्स्ट वीक से आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने शुरू कर दिए जाएँगे अलग-अलग डेट्स में, क्योंकि ये यूजुअली वीकेंड्स पे होता है, कभी-कभार एसबीआई वीक डेट्स पे भी रख देता है, बट यूजुअली वीकेंड्स पर ही होता है। देन आप देखेंगे तो आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा आपका अगस्त में, अगस्त के एंड तक आ जाएगा आपका, अगस्त के एंड सितंबर के स्टार्टिंग तक, इतने में आपका आ जाएगा। मेंस एग्जाम फिर आपके सितंबर में होगा एंड आप जैसे कि आगे देख सकते हैं, मेंस एग्जाम का डिक्लेरेशन रिजल्ट आपका आ जाएगा। देन आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू आपका अक्टूबर नवंबर के अंदर हो जाएगा एंड आपका नवंबर दिसंबर एंड तक, आपका इस साल से पहले पहले 31 दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आपके पास आपका सिलेक्शन, आपका जॉब आपके हाथ में होगी। और इस जॉब की कितनी सैलरी है सुन के आप शॉक होंगे, बट हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 18th ऑफ जून से, मिड ऑफ जून से। आप मान लीजिए मिड ऑफ दिसंबर, कितने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अंडर 6 मंथ्स, अंडर 6 मंथ्स आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बैंक एग्जाम की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम इतने जल्दी होते हैं, इतनी क्विकली टाइमली चीज़ें होती हैं और अभी नहीं है, ये आपको ये नहीं लग रहा कि ये सिर्फ़ डेट्स है, ऐसा होता है। और ऐसे ही जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको नहीं आइडिया होगा, बट जो प्रीवियस ईयर्स दे रहे हैं, उनसे आप पूछिए। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि लोग कि बैंक एग्ज़ाम्स कितने स्विफ्टली, कितने प्रॉम्प्टली
अपने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सो देन इसमें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी जुलाई में होगी। आपको डेट्स आपको नोटिफिकेशन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा आगे जब आपका कॉल लेटर आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट आपकी 1/4/2026 से ली गई है और आप 21 साल से कम और 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। 1/4/2026, 1 अप्रैल 2026 आपकी कट ऑफ डेट है, जिससे नीचे और जिसके ऊपर आप नहीं होने चाहिए। 21 ईयर से कम, 30 ईयर से ऊपर नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कितने कितने किस किस कैटेगरी को कौन सा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन को कितना दिया हुआ है, ये सब मेंशन्ड है इसमें। देन उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, भले वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एंड जो आपके पास अपना सर्टिफिकेट है, अपना ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो आपके पास 30 सितंबर 2026 से पहले आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, सितंबर में देखिए इन्होंने बोला है कि मेंस एग्जाम है, तो मेंस एग्जाम आप समझिए जो आपका इंटरव्यूज है वो यूजुअली अक्टूबर नवंबर में ना डेट्स दी हुई हैं, तो इट मींस कि अक्टूबर से पहले, जो कि उन्होंने एक स्पेसिफाइड डेट दी हुई है, डेट कौन सी है, 30 सितंबर 2026 से पहले आपके पास आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फाइनली प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं किसी भी कोर्स के तो भी आप भर सकते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि आपके पास जो डिग्री है वो इससे पहले आपके पास आ जानी चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। देन उसके बाद रिजर्वेशन इन सब के हिसाब से दी हुई है, रिजर्वेशन का क्या पॉइंट्स हैं ये अभी हम जिनके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद ये स्क्राइब की दी हुई है। देन हाँ, नंबर ऑफ चांसेस, इस साल नंबर ऑफ चांसेस बढ़ाए गए हैं। पहले जो अनरिजर्व थे या ईडब्ल्यूएस थे उनके नंबर ऑफ चांसेस 4 थे। 4 मतलब आप मेंस में 4 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं अपने इन 8-9 साल के जो भी पीरियड है, जितना भी आपका पीरियड है, आप एससी/एसटी में बिलॉन्ग करते हैं, जनरल बिलॉन्ग करते हैं, जो भी आपका पीरियड है उसमें आप कितना दे सकते हैं। देन आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी/एसटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अनरिजर्व्ड आपका पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 9 साल के लिए है, और बाकी अनरिजर्व्ड के लिए आपके पास 6 साल के लिए एक्सटेंशन है। ठीक है। देन सिविल के बारे में कुछ बात करी गई है, देख लीजिएगा। सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक एंड कंफर्म द सिविल स्कोर स्टेटस बिफोर अप्लाइंग। तो आपकी आप ज़्यादा बड़े डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए कि आपने अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, आपकी सिविल बहुत खराब है, तो उस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 750 रुपीज है अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एंड एससी/एसटी के लिए है आपका निल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि ऊपर देखा था जुलाई में है, उसके बारे में आपको जो आपका कार्ड आएगा आपका, क्या आएगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। आपका जो नोटिफिकेशन आपका जो आएगा ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कॉल लेटर आएगा, सॉरी जो कॉल लेटर आएगा, उसमें आपका मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कब तक है। सो देन हम आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फेज 1 है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। इसमें इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है। तो जैसे कि पिछले साल ही हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर तक जो 2024 में एग्जामिनेशन हुए थे उनका पैटर्न अलग था। 2025 में जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, एंड वही 2025 वाला ही 2026 में कंटिन्यू करा गया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, 40 हैं, और इसमें 30 है, इसमें 30 है। आपका इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, क्वांट्स में 30 है, रीजनिंग में 30 है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, एंड उसमें आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन आपका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, आपकी कट ऑफ टाइम ड्यूरेशन है कि आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, क्वांट्स में 20 मिनट, और रीजनिंग में भी सिर्फ 20 मिनट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, एक पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शनल कट ऑफ कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होगी। आपकी जो भी कट ऑफ है, आपका एग्रीगेटेड आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें से निकाली जाएगी कि आपका कट ऑफ आपने पूरी करी गई है नहीं करी गई है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। देन आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स का होगा, और एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। तो जैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका 3 आवर्स का आपका मेंस एग्जामिनेशन होता आ रहा है, जैसे ही ये मेंस एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके जस्ट नेक्स्ट ही वो विंडो क्लोज होगी, नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, कौन सी आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जो कि 30 मिनट्स की है।
अब अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ये 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का है जिसमें 4 सेक्शन है। कौन से? रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। यूजुअली रीजनिंग ही पूछा जाता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड कोई नहीं पूछा जाता। देन आपका डीआई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें क्वांट्स नहीं है, इसमें डीआई है। एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में आपके मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस डीआई से पूछे जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ द क्वेश्चंस को भी मर्ज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीआई। उसको डीआई में ही लाके आपके सामने प्रेजेंट करा जाता है जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। तो मेन चीज ये है कि आप डीआई को आप अपना अच्छा कमांड बनाएं। देन आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये आपका पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग के 40, डीआई के 30, जीके के 60 एंड इंग्लिश के 40। एंड उनके मार्क्स 60 एंड इंग्लिश के हैं 20 मार्क्स। इंग्लिश इसमें काफी कम मार्क्स की है। आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस हैं बट मार्क्स सिर्फ 20 मार्क्स के हैं। एंड 40 मिनट्स दिए जा रहे हैं इंग्लिश को भी अटेम्प्ट करने के लिए। तो इट मींस इंग्लिश थोड़ी हार्डर साइड पे होगी। आपको टाइम ड्यूरेशन अच्छा खासा दिया जा रहा है बट आपके मार्क्स जो उसमें कंट्रीब्यूट होंगे फाइनल में वो थोड़े कम है। सबसे ज्यादा आपका वेटेज है रीजनिंग, डीआई एंड आपका जीके का। इसका पूरा पूरा वेटेज है। आपको जीके कभी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप उतने अच्छे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए आए हैं नहीं आए हैं, आपने कौन से टीचर से पढ़ा है, कौन सी करंट की आपने जीके पढ़ी है नहीं पढ़ी है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से जीके में क्वेश्चंस कई बार बहुत कम रह जाते हैं। जैसे 60 मार्क्स का है तो यूजुअली लोग 30 स्कोर करते हैं, 30 से भी कम ही स्कोर कर पाते हैं। बट रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप 60 में से 40, 45, 50 तक स्कोर कर सकते हैं इजीली। एंड डीआई, डीआई भी आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें आप इजीली 20, 25 स्कोर कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ भी इसमें कितनी जाती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊं तो ये 230 मार्क्स में से लास्ट ईयर 250 मार्क्स का होता था। तो कट ऑफ नियर अबाउट 75-80 जाती है। दैट्स इट। इतने के अंदर आपका हो जाएगा। बट ये मत सोचिएगा कि आपको 75 मार्क्स ही लाना है, आपको मिनिमम 10-15 मार्क्स अबव द कट ऑफ लेकर आनी है। तो आपको 80-85 आपको स्कोर लेके चलना है। उसके लिए आपको 90-95 अटेम्प्ट्स करने हैं। तो इसलिए आप जितना ज्यादा रीजनिंग क्वांट्स में अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के। टोटल आपको 3 आवर्स 30 मिनट्स दिए जा रहे हैं। जैसे ही आपका मेंस पार्ट सेक्शन खत्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन शुरू हो जाएगा जिसमें आपको 3 चीजें दी जा रही हैं: ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग और प्रेस राइटिंग। ये आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे। जैसे ईमेल्स आपको एक करना होगा, 2 दिए जाएंगे, सिचुएशन में भी ऐसा होगा, प्रेस और रिपोर्ट राइटिंग में भी ऐसा ही होगा। ये तीनों चीजें अटेंड करनी है, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और ये टोटल 30 मार्क्स का होगा। ये भी काफी अच्छा। इसका एक ध्यान रखना, यहाँ आगे दिया होगा सेक्शनल कट ऑफ मेंस का है एंड डिस्क्रिप्टिव का भी है। तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव का भी और मेन सेक्शन का भी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप डिस्क्रिप्टिव में इतना ही मत खराब कराइएगा कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी ना क्लियर हो पाए। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने डिस्क्रिप्टिव में कई बार लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि 30 मिनट्स में इतना सब कुछ करना ईज़िली अच्छे-अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं कई बार। वो अपना मेंस बहुत अच्छा देते हैं बट जैसे डिस्क्रिप्टिव का टाइम आता है तो वो बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो 30 इतना 3 घंटे तक अपना एग्ज़ाम सॉल्व करके बहुत थक भी जाते हैं, दिमाग स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़, आपके पास कोई पेन पेपर नहीं होगा इस डिस्क्रिप्टिव को लिखने के लिए। आपको सिस्टम पे ही बैठ के आपके सामने कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से आपको उसमें ऑनलाइन ही आपको राइट करना पड़ेगा एंड आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन 1/4 आपके मार्क्स की पेनल्टी होगी जो कि सालों से चली आ रही है। और कुछ देन उसके बाद आपका फेज 3 एग्जामिनेशन होगा जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंने लास्ट ईयर आईपीएस पीओ दिया था जब साइकोमेट्रिक टेस्ट फर्स्ट टाइम आईपीएस पीओ में इंट्रोड्यूस करा गया था। एसबीआई में काफी टाइम से चला आ रहा है। उसमें क्या करते हैं, आपके सेंटर्स में बुलाया जाता है, आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं जो कि आपके पर्सनैलिटी को जज करा जाता है उन क्वेश्चंस के बिहेवियर पे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन लोड लेके आपको कुछ पढ़ाई करके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसा आपका नेचर है, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से सामने जो इंटरव्यूअर पैनल होगा उनको पता चल जाएगा। देन आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी, ग्रुप एक्सरसाइज आपका 20 मार्क्स की होती है एंड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि आपको 30 मार्क्स का होगा। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करे जाएंगे। टोटल ये भी 50 मार्क्स का होगा।
अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, फाइनल सिलेक्शन में कैसे होता है, मैं नए स्टूडेंट्स को बता दूँ, प्रीलिम्स सिर्फ़ एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब प्रीलिम्स आपने सिर्फ़ एक क्वालिफ़ाई कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कट ऑफ वही है प्रीलिम्स की 65 मार्क्स। आपने 65.5 मार्क्स भी स्कोर कर दिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बट ऑब्वियसली उसके मार्क्स का ही फाइनल कट ऑफ में नहीं होता है। आपने 65 के कट ऑफ में अपने 95 भी स्कोर कर दिया, तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है, वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर है आपको नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने के लिए। आपका जो मेंस का मार्क्स है, मतलब मेंस और डिस्क्रिप्टिव कंबाइंड, वो मेंस ही है। आपका मेंस का मार्क्स और आपका इंटरव्यू का मार्क्स, ये वाले जो मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू मतलब ये जो लास्ट, ये जो नेक्स्ट आपके ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के मिला के जो 50 मार्क्स होते हैं, इसके बेसिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अब फाइनल कट ऑफ कैसे बनती है? 230 मार्क्स जो हमने मेंस एग्जामिनेशन आए थे, और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू से आपके 50 मार्क्स आए थे। इसका लिया जाता है 75 पार्ट्स, इसका लिया जाता है 25 पार्ट्स, एंड देन आपके 100 पार्ट्स की फाइनल आपकी जो कट ऑफ बनती है, फाइनल कट ऑफ बनती है, वो एक बनती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? मान लीजिए आपके 230 में से 70 नंबर आए हैं, ग्रुप एक्सरसाइज में 35 नंबर आए हैं, टोटल में फाइनल ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में, तो उसकी आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बनेगी? वो मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा आपको पूरा कैलकुलेशन करके, इसमें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पूरा कैलकुलेशन करके बताऊँगा मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ, कि कैसे आप अपने मार्क्स को जब फाइनल्स में आप पहुँचेंगे, जब आपका ये सारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा, आप फाइनली अपने इंटरव्यू भी दे आएँगे, आपका रिज़ल्ट, आप जब रिज़ल्ट आने से 1 डेढ़ हफ़्ता पहले आपके मेंस के मार्क्स आउट हो जाएँगे, तब आप कैसे अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कट ऑफ के हिसाब से मेरे मार्क्स कितने होने चाहिए, मेरे मार्क्स कितने हो सकते हैं, या जब एंड में आपके फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, तब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं, मेरे मेंस में मार्क्स कितने हैं, किसका कितना वेटेज लिया गया है, मेरे दोनों में कितना परफ़ॉर्मेंस हुई है। तो उस हिसाब से वो मैं तब बताऊँगा। तो अभी के लिए आप ये समझिए, इसका 75 पार्ट्स लिया जाता है, इसका 25 पार्ट्स लिया जाता है, एंड देन टोटल 100 पार्ट्स को मिला के आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है। जो लोग पहले से दे रहे हैं एग्ज़ाम्स, उनको ये चीज़ काफ़ी आइडिया होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में कुछ रूल्स एंड पॉइंट्स लिखे हैं, कॉल लेटर्स के बारे में लिखे हैं। देन बॉन्ड के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 लाख का बॉन्ड है, और 3 साल का आपका पीरियड सर्व करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 3 साल तक आप बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो अगर आपको छोड़ना है तो आपको 2 लाख रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कई लोगों को ये लगता है कि बैंक उनसे पहले 2 लाख रुपए ले लेती है, एंड वो चीज़ बैंक के पास डिपॉज़िट रहता है। ऐसा नहीं होता। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, एंड इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बैंक आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लेती है, एक नोटरी बनवा लेती है। आप एक नोटरी बना लेते हैं, एक स्टैम्प पेपर पे साइन करके देते हैं, एक नोटरी पूरी बनती है, जिसमें ये पॉइंट्स लिखे होते हैं कि अगर आप बैंक को लीव करेंगे, तो आपको बैंक को 2 लाख रुपीज़ तो आपको मुआवज़ा या एज़ अ पेनल्टी आपको बैंक को पे करनी पड़ेगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप बैंक को लीव कर रहे होंगे, तब आप बैंक को 2 लाख रुपीज़ बैंक को सबमिट करके जाएँगे। अपने बैंक एक अकाउंट देगा, उस अकाउंट में आप सबमिट करके जाएँगे 2 लाख रुपीज़। तब बैंक आपको एनओसी देगी, आपको क्लीयरेंस देगी कि हाँ, आप बैंक लीव करके जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको 2 लाख रुपए कहीं से इकट्ठे करने हैं, आपको बैंक को सबमिट करने हैं, और बैंक के पास वो 2-3 साल तक पड़े रहेंगे, जब तक कि आपका वाला टाइम पीरियड, बॉन्ड टाइम पीरियड खत्म नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टल पे अप्लाई होता है, ये सब दिए गए हैं। अब ये पॉइंट दिया गया है कि जब एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको इसमें टेक्स्ट एक फिल करना होगा। उसमें टेक्स्ट में क्या लिखना है, ये दिया हुआ है। आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन लगेगा, एंड बाकी सब चीज़ें, आपकी फ़ोटो लगेगी, आपका सिग्नेचर होगा, वो सब चीज़ें और नीचे अच्छे से मेंशन करी गई हैं। मैं भी आपको दिखाऊँगा नीचे। देन कॉल लेटर के बारे में है, ये मिसकंडक्ट्स के बारे में है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये सब अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बहुत साल से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 1 साल, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया लोगों को, या उन्होंने या उन्होंने 10-10, 15-15 एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, उनको इन सब पॉइंट्स के बारे में आइडिया है। जो स्टूडेंट्स ने 1 या 2 एग्ज़ाम्स ही दिए हैं, जो नए-नए हैं अभी बैंकिंग फ़ील्ड के एग्ज़ामिनेशन में, प्रिपरेशन में, एक बार ज़रूर से, सारी ये नोटिफ़िकेशन के पॉइंट्स होते हैं, समव्हाट सिमिलर ही होते हैं। जैसे ये ट्रांसफर पॉलिसी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि आपका ट्रांसफर कराया जा सकता है सर्कल स्टेट ऑफिस में, एसोसिएट्स में, ऑर्गेनाइज़ेशन में, कहीं भी आपका ट्रांसफर करा जा सकता है। ऑफिसर में नॉट बी एंटरटेन्ड, बाद में आपका रिक्वेस्ट, अलॉटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर स्पेसिफाई, उस टाइम पे आपका एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए।
गो थ्रू कर लीजिए एक बार पूरी नोटिफ़िकेशन को, एक-एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या होता है। आगे जाके भी जब आप बैंक जॉइन करेंगे तो आपके पास सर्कुलर्स आएँगे। बैंक अपने सर्कुलर निकालता है हर चीज़ का, कि आपको कैसे-कैसे पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ऑपरेशंस करते टाइम। तो उसमें भी बहुत लंबे-लंबे सर्कुलर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। अगर आपकी पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तो आप आगे जाके कैसे उस चीज़ को पढ़ेंगे? तो पढ़ने की हैबिट अभी से डालिए सर्कुलर्स को, एक तरीके से आपका एक सर्कुलर है, आपका एक नोटिफ़िकेशन है, आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए। एक बार आप गो थ्रू उसके बारे में ज़रूर कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देन एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स मोस्टली हर साल यही रहते हैं। इसकी पूरे की लिस्ट दी हुई है, किसकी प्रीलिम्स की भी दी हुई है एंड मेंस की भी दी हुई है। तो आप प्लीज़ अपना उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। Then guidelines for scanning, uploading photograph, signature, left thumb impression and handwritten declaration. Important point है, ये सब चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, ये आपको खुद अपने हाथ से लिखना है एक पेपर पे। उस पीडीएफ की पीडीएफ बना लिया, उसको स्कैन करके रख लेना सिस्टम में। याद रखिए जो फाइल का नाम बनाए उसमें बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए वरना सिस्टम लेगा नहीं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एक लगाएँगे, उसके बारे में लिखा हुआ है। एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, उसका क्या साइज़ होगा, कितनी बड़ी होनी चाहिए, एवरीथिंग उसमें लिखा हुआ है। फ़ोटोग्राफ कैप्चर कैसे होगी, डूज़ एंड डोंट्स उसके बारे में लिखे गए हैं। सिग्नेचर कौन से पेन से करना है, कैसे पेपर में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं हो चाहिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में भी लोग जब जैसे जॉइन कर लेते हैं ना, न्यू एम्प्लॉइज़ जब जॉइन करते हैं, हम जैसे ऑफिसर्स क्लेरिकल जॉइन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था जब स्टार्टिंग में मैंने भी बैंक जॉइन करी थी, तो एक कस्टमर आया था, उसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया था अकाउंट ओपनिंग का एंड उसमें जो उसने साइन करे थे वो कैपिटल लेटर्स में करे थे। फॉर एग्जांपल उसका नाम शिवम था, तो उसने कैपिटल लेटर्स में शिवम लिखा था, SHIVAM। तो हमें पहले से बताया गया था कि कैपिटल लेटर्स में जो सिग्नेचर होते हैं, वो मायने नहीं रखे जाते हैं, मतलब वो ईज़िली फ़ॉर्ज हो सकते हैं, तो इसलिए कभी भी कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं करे जाते हैं। उसमें कुछ भी स्मॉल लेटर्स हो, कहीं भी कर्सिव हो, वो होना ज़रूरी है। पूरे कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। उसमें स्मॉल लेटर्स या उसमें कोई भी कर्वनेस उसमें होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी इस एप्लीकेशन में जब आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो मेक श्योर कि आपका कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपके देखिए जेपीजी में फाइल में होना चाहिए, पीडीएफ जो जेपीजी फाइल होती है एंड आपका कितना पिक्सल साइज होना चाहिए, एवरीथिंग इसमें मेंशन्ड है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में पूरा मेंशन्ड है, फोटोग्राफ के स्कैन होगी। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए जिससे आपको बाद में पॉइंट्स का आइडिया आपको दिक्कत ना आए। सो ये है पूरी आपकी नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करा है। मेक श्योर आप एक बार नोटिफिकेशन के बारे में गो थ्रू कर लीजिए। अपने डेट्स को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये डेट्स दी हुई हैं। अपनी एंट्री जो फ़ॉर्म का रजिस्ट्रेशन है, उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। ये मत सोचिएगा हाँ, मैं करूँगा। बीच में इसको भर के ना छोड़िएगा। अगर आप बीच में आधा फ़ॉर्म भी भर के छोड़ देते हैं, वो ऑटोमैटिकली सेव्ड हो जाता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, पासवर्ड आपके जनरेट कर लेते हैं, तो वो सेव्ड हो जाता है। बट कोशिश करिएगा कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठे आधा घंटा लें, 15-20 मिनट लें और उस फॉर्म को पूरा फिल करके फाइनली पेमेंट करके ही उठें। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे था, लाइक 3-4 साल पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भरा था एंड मेरे को ध्यान है जो मैंने पेमेंट करा था फाइनली, वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसमें अनसक्सेसफुल हुआ हुआ था बट मैंने जल्दी-जल्दी में चेक नहीं करा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, बट मैंने चेक नहीं करा था, उसको देखा नहीं था। मेरे को लगा कि मेरा पेमेंट हो गया है एंड सब चीज़ सही चल रही थी। जब मेरा अ, वो आया कॉल लेटर का टाइम आया, मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला एंड वो फेच नहीं कर रहा था। सो सर से लेके पैर तक मैं ही लिया था कि मैंने इतनी प्रिपरेशन करी थी उस एग्ज़ाम के लिए एंड मैं अपीयर ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर पाया था प्रॉपर तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। आप लोग इतनी प्रिपरेशन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए और फिर एंड में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो बहुत मोटिवेशन बहुत डाउन कर देती है। तो इसलिए इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेशन नहीं रुकना चाहिए। आप फाइनली आपने सब चीज़ कर ली और आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
बिकॉज़ ये भी लिखा होता है जब आपके पास कॉल लेटर आता है फाइनली, जब आपके पास जॉइनिंग लेटर आता है, तो ये भी उसमें लिखा होता है जब आपके पास ईमेल आता है कि आपकी सारी वेरिफ़िकेशंस करी जाएँगी, आपका मेडिकल लिया जाएगा एक्स-वाई-ज़ेड और सारी वेरिफ़िकेशंस करी जाएँगी। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो आपकी जॉइनिंग नहीं होगी। तो जितना भी आपने एग्ज़ामिनेशन दिया है एक्स-वाई-ज़ेड बाकी सारी मेहनत करी है, इतने साल दिए, इतने दिन-रात दिए, इतनी पढ़ाई करी है, सबके इतने ताने सुने, इतनी सबको आइसोलेट करा है अपने आप को सबसे, वो सब ऐसा लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ? तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, इसमें गलती नहीं हो, अपनी प्रिपरेशन फुल मोड में कीजिए, एग्ज़ामिनेशन का टाइम शुरू हो गया है। एक के बाद एक नोटिफ़िकेशंस आएँगे, किसी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो रहा होगा, किसी का मेन एग्ज़ाम्स हो रहा होगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको टॉप नॉच कीजिए। अपना जो मॉक टेस्ट है उसको रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू कीजिए। हर सेकंड और थर्ड डे आपका एक मॉक टेस्ट होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड एंड दैट्स इट। पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।